नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल आर्या जीके में। मैं हूं अजीत सिंह। देखिए, हम लोग का अभी संविधान का क्लास कंटिन्यू चल रहा है। इसके पहले बहुत सारे हम लोग टॉपिक पढ़े थे, लोकसभा, राज्यसभा, संसद भवन, राष्ट्रपति की शक्तियाँ। तो कंटिन्यू क्लास चल रहा है। तो इसके पहले हम लोग कर चुके हैं राष्ट्रपति और राष्ट्रपति का शक्तियाँ भाग 1, यानी कि राष्ट्रपति की जो जो शक्ति होती है भाग 1 में आपको बता चुके हैं। यानी जो लोग इसके पहले राष्ट्रपति की शक्तियाँ भाग 1 नहीं वीडियो देखे, उसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि वो वीडियो लंबा होने के चलते मैं पूरा नहीं बताया था। यानी राष्ट्रपति का शक्तियाँ का आधा क्लास हो चुका है, आधा क्लास इसमें करेंगे। यानी कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ भाग 2 आज हम लोग करेंगे, और इसमें राष्ट्रपति की जितना भी शक्तियाँ बचा हुआ है पहले वाला क्लास से, उसको पूरा हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, राष्ट्रपति की शक्तियाँ के बाद आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग पहले तो कर चुके हैं। नेक्स्ट जो आता है, तो राष्ट्रपति के पास एक वित्तीय शक्ति दी गई है। क्या? राष्ट्रपति का समय एक वित्तीय शक्ति दी गई है। वित्तीय शक्ति राष्ट्रपति के पास क्या वित्तीय शक्ति है। ये वित्तीय शक्ति में क्या होता है? तो वित्तीय शक्ति में क्या आता है कि राष्ट्रपति जो है इसमें इसके अकॉर्डिंग वित्त आयोग का गठन का अधिकार राष्ट्रपति के है। कितना? कौन सा? वित्त आयोग का गठन का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। यदि हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 280 आता है। यानी अनुच्छेद 280 क्या कहता है? वित्त आयोग का गठन। वित्त आयोग का गठन। वित्त आयोग का गठन के जो शक्ति है किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। यानी कि वित्त आयोग का गठन कौन करते हैं? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यदि नेक्स्ट हम लोग इसका बात करें तो एक आता है धन विधेयक। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। धन विधेयक वाला बहुत फेमस क्वेश्चन है। देखिए, धन विधेयक। ये धन विधेयक में क्या होता है? तो धन संबंधित जितने भी जो काम होता है या इस पर कोई निर्णय लेता होना होता है, पारित करना होता है, तो धन विधेयक राष्ट्रपति के सलाह में पहले लोकसभा में रखा जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो धन विधेयक है सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत होता है? तो राष्ट्रपति के सलाह पे, किसके? राष्ट्रपति के सलाह पे लोकसभा में इसे रखा जाता है। तो धन विधेयक कहाँ जाएगा? लोकसभा में। लोकसभा में रखा जाएगा। रखा जाएगा कैसे? तो राष्ट्रपति के सलाह पे। राष्ट्रपति के सलाह पे, सलाह पर। ठीक, यानी धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में जाएगा और किसके सलाह पे जाएगा? राष्ट्रपति के सलाह पे लोकसभा में सबसे पहले प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, ये जो हम इसका अनुच्छेद की बात करें धन विधेयक का, तो ये इसके अकॉर्डिंग ही आता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, यहां तक तो सभी लोगों को समझ में आ गया। देखिए, इसके बाद आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आप लोग इंटरेस्ट से पढ़िएगा, बहुत मजा आने वाला है आगे चल के। एक बात आता है इसमें, एक अनुच्छेद आता है 267, यानी 267 एक अनुच्छेद है। उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि भारत में यदि किसी आपातकालीन ऐसा सिचुएशन आ जाता है, धन कोई पैसे कमी आ जाता है, कुछ ऐसा आता है सिचुएशन, उस कंडीशन में राष्ट्रपति के पास एक अधिकार दिया गया है। उनके पास एक आकस्मिक निधि है। आकस्मिक निधि पे राष्ट्रपति का अधिकार है। आकस्मिक निधि क्या होता है? तो एक खजाना टाइप का होता है। उसमें से यदि पैसा निकालना होता है तो सबसे पहले राष्ट्रपति का सिग्नेचर करना जरूरी है। यानी आकस्मिक निधि पे राष्ट्रपति का अधिकार है। यदि किसी कारणवश यदि कुछ पैसे की जरूरत पड़ गया तो ये राष्ट्रपति के पास एक खजाना है, जिसका उस पे किसका अधिकार है? राष्ट्रपति का। तो क्या क्वेश्चन पूछेगा? आकस्मिक निधि पर किसका अधिकार होता है? किसका? आकस्मिक निधि पे क्वेश्चन पूछेगा। आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का अधिकार है। अधिकार है। ये क्या होता है तो आपको समझाने के लिए बता दूं कि मान के लिए कि एक खजाना ही वाला, इसमें बहुत सारे पैसे हैं।
ठीक। और देश में किसी आपातकाल आ गया, आपातकाल, आपातकाल के सिचुएशन में ये जो क्या है आकस्मिक निधि पर जो धन रखा गया है, आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति जो है इस ऊपर, इस पे राष्ट्रपति का अधिकार है आकस्मिक निधि पे, जो कि हस्ताक्षर होगा, उसके बाद पैसा निकाला जाएगा और जो भी अपना काम हो किया जाएगा। यानी क्वेश्चन ये फंसेगा कि आकस्मिक निधि पर किसका अधिकार है, तो राष्ट्रपति का अधिकार है। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए आज इस क्लास में बहुत मजा आने वाले हैं। इसके बाद देखिए बहुत ही इंटरेस्ट से पढ़िएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग देखिए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो राष्ट्रपति के पास एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट शक्ति है, वो है न्यायिक शक्ति। बहुत अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो टॉपिक है, देखिए न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति, न्यायिक शक्ति ये सबसे इंपॉर्टेंट है न्यायिक शक्ति। ये न्यायिक शक्ति क्या होता है, देखिए मैं आप लोगों को समझाता हूं। न्यायिक शक्ति उसको बोलते हैं जिसपे यदि किसी को कोई भी इस दुनिया में व्यक्ति है, उसको यदि अपराधी घोषित कर दिया गया है और वो अपराधी है, और यदि उसको सजा को कम करना है तो कम करने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को। यानी न्यायिक शक्ति, इसका मतलब क्या, न्याय दिलाना, किसी को न्याय दिलाना। तो राष्ट्रपति न्याय दिलाते हैं कितना, न्यायिक शक्ति के अनुसार। तो न्यायिक शक्ति कितने प्रकार का होता है, तो हम राष्ट्रपति का जो अधिकार है न्यायिक शक्ति 4 प्रकार का है। यानी कि किसी भी अपराधी को राष्ट्रपति 4 तरह से सजा को कम कर सकते हैं। कितने तरह से, 4 प्रकार का। न्यायिक शक्ति कितने प्रकार का है, 4 प्रकार का। न्यायिक शक्ति 4 प्रकार का है, 4 प्रकार का है, 4 प्रकार का है। चारों को देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत मजा आएगा। देखिए यदि सबसे पहला शक्ति की हम लोग बात करें तो पहला शक्ति को कहा जाता है लघुकरण या लघुकरण, लघुकरण। ठीक। यदि हम लोग दूसरी की बात करें तो दूसरी सजा को कहा जाता है परिहार, परिहार हो गया। यदि हम लोग तीसरी शक्ति की बात कर ले तो तीसरी शक्ति के कहा जाता है परिलंब, परिलंब। यदि फाइनली चौथी की बात करें तो चौथी के कहा जाता है क्षमादान, क्षमादान। ये क्या होता है पूरी का आपको डिटेल्स में समझाते हैं। देखिए ये जो है 4 प्रकार से न्यायिक शक्ति 4 प्रकार को राष्ट्रपति के पास दिया गया है, जिसके प्रयोग करके किसी भी अपराधी को राष्ट्रपति सजा कम कर सकते हैं। वो क्या है, कैसे, देखिए पहला है लघुकरण। लघुकरण का मतलब क्या है कि सजा को, किसी अपराधी को सजा मिल गया तो राष्ट्रपति सजा को जो मिल गया है बिना प्रवृत्ति बदले सजा को कम करते हैं। यानी सजा को कम करना कैसे, बिना प्रवृत्ति बदले। अब प्रवृत्ति बदले क्या होता है, देखिए समझा रहे हैं। सजा को तो कम करेंगे बिना परिवर्ती बदले, यानी कि कोई भी अपराधी है, कोई भी अपराध काम कर दिया है और उसे कोर्ट ने 10 साल का सजा सुना दिया, कोर्ट ने क्या किया, 10 साल का सजा सुना दिया, तो राष्ट्रपति का अधिकार है कि उस सजा को कम कर सकते हैं। बोलेंगे ठीक है, यदि उनके पास प्रस्ताव जाता है तो बोलेंगे ठीक है, इनका 10 साल का जो सजा है वो सजा को कम करके 5 साल कर दिया जाए। यानी प्रवृत्ति बदला नहीं, सजा को कम करना, यानी कम हो गया बिना प्रवृत्ति बदले, यानी 10 साल से 5 साल हो गया। तो इसके क्या बोलते हैं, बिना प्रवृत्ति बदले। देखिए समझा रहे कैसे लिखता हूं, सजा को कम करना, सजा कम करना कैसे, बिना प्रवृत्ति बदले, बिना प्रवृत्ति बदले, बदले। यानी किसी अपराधी को 10 वर्ष का सजा है, 10 वर्ष का, तो राष्ट्रपति को संशोधन करके क्या बोलेंगे, ठीक है तो 5 वर्ष का फाइनल तू रहेगा, यानी जेल में रहेगा वो 5 वर्ष का ही रहेगा। यानी कि सजा था 10 साल का,
लेकिन राष्ट्रपति ने उसको कितना कर दिया, 5 वर्ष का। यानी तू भाई जेल में रहेगा। वो तो बात है कि अब कोर्ट ने आदेश दिया तो जेल में तो 10 साल रहेगा, लेकिन 10 साल का सजा सुनाया है, यानी 10 साल तू जेल में रहेगा। तो अब 10 साल नहीं रहेगा, तुमको प्रवृत्ति बिना बदले मैंने जेल में ही रहेगा, बाहर नहीं रहेगा, लेकिन 10 साल की जगह पर तू 5 साल रहेगा। ये आगे और डिफाइन स्पष्ट होता है कैसे, देखिए। यानी कि तुमको जेल में रहना है 10 साल, 10 साल जगह पर राष्ट्रपति ने 5 साल कर दिया। इसको क्या बोलते हैं, लघुकरण, यानी सजा कम हो गया आपका। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं परिहार। परिहार में क्या होता है, तो परिहार में क्या होता है कि सजा को कम करना, यानी सजा को कम करने कैसे, प्रवृत्ति बदल कर। देखिए क्या होता है, देखिए सजा कम करना प्रवृत्ति बदल कर, प्रवृत्ति बदल कर। अब ये क्या हो गया, प्रवृत्ति बदल कर, देखिए यानी कि कोई व्यक्ति ने अपराध कर दिया तो क्या होगा कि हाई कोर्ट जो भी कोर्ट है उसको सजा सुना दिया। क्या सजा सुना दिया कि भाई तू 5 साल के तू जेल में रहेगा। देखिए 5 साल तू जेल में रहेगा तो इसके साथ तो 5 साल तो जेल में रहेगा, लेकिन उसके साथ तुमको 5 साल तक बोल देगा हम तुमको पत्थर तोड़ना है, चाहे तुमको 5 साल तक जो उसके अंदर जो भी जेल का अंदर है घास है वो घास निकालना है। 5 साल तक जेल में रहेगा, लेकिन साथ में तुमको सफाई भी करना है। यानी 5 साल तो जेल में रहेगा ही, लेकिन उसके साथ बोल देगा कोई भी सजा और एक्स्ट्रा जोड़ देगा, तुमको 5 साल तक सफाई करना है कंटिन्यू, या 5 साल तक तुमको पत्थर ही तोड़ना है, 5 साल तक घास निकालना है, ऐसे कोई भी एक जोड़ देगा। ठीक, तो राष्ट्रपति का ये अधिकार है कि जो बोलेगा ना कि मान लीजिए 5 साल के सजा सुना दिया, अब 5 साल तक तू क्या करेगा, रोज सफाई करेगा। तो राष्ट्रपति इसमें क्या कर सकते हैं, वो सजा को कम कर सकते हैं। कैसे, प्रवृत्ति बदल कर। प्रवृत्ति बदल का मतलब क्या, कहेंगे कि ठीक है तो 5 साल तो रहेगा ही, और जो सफाई का तुमको काम दिया गया रोज करेगा, अब तो सफाई नहीं करेगा, उसके जगह पर तो 5,000 रुपया जुर्माना दे दे। यानी कि जो तुमको सफाई का काम है वो नहीं करने की जरूरत है, अब 5,000 रुपया दे दे। अब कोई सोचेगा कि अरे 5 साल का सजा है मेरे को, अब 5,000 रुपया दे के हमको कभी सफाई नहीं करना पड़ेगा तो क्या दिक्कत है, 5,000 रुपया जुर्माना भर देंगे। जेल में तो 5 साल रहना है वो तो फिक्स है, लेकिन ये जो सजा है इसको कम कर दे। कैसे, प्रवृत्ति बदल कर, यानी आपको अब सफाई करने की जरूरत नहीं है, अब आप सिर्फ 5,000 रुपया जुर्माना दे दीजिए उसके बदले में। तो क्या हो गया, सजा कम करना, क्या, प्रवृत्ति बदल कर। क्लियर है सभी को। यानी कि परिहार का मतलब है सजा कम करना, प्रवृत्ति बदल कर, यानी कि जो आपको सब एग्जाम्पल दिया कि सफाई करना है, वो सफाई नहीं करना है, उसके जवाब पर क्या करना है, 5,000 रुपया जुर्माना दे दो। तो क्या हो गया, सजा कम हो गया उसका। अब 5 साल जो करना है सजा तो कम हो गया ना जी, अब कैसे कम हो गया, प्लस में जुर्माना भर दिया तो उसके लिए भी अच्छा हो गया। तो ये अधिकार किसका है, राष्ट्रपति के पास है। ऐसा बहुत सारा सिचुएशन आते हैं कि कोई कठोर यदि कोई आपराधिक काम किया है तो उसको अकॉर्डिंग ऐसे जोड़ा जाता है, तो ये इस तरह से उनको सजा को कम किया जाता है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसका टॉपिक है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये दोनों वाला क्या है, परिलम्ब है। अब परिलम्ब में क्या होता है, तो परिलम्ब में क्या है कि राष्ट्रपति जो सजा है ना उसको स्थगित कर देते हैं, उसको सजा को उस टाइम के लिए रोक देते हैं। परिलम्ब मतलब क्या कि सजा को स्थगित करना, सजा स्थगित करना, सजा को स्थगित करना, यानी राष्ट्रपति हैं वो सजा को रोक देते हैं, बोलते हैं कि नहीं अभी नहीं, इसको बाद में सजा सुनाया जाएगा, ऐसा इनके पास पावर दिया गया है। अब बोलिए कि सजा क्यों रुकेंगे भाई, तो भाई एक बात आप लोग बताइए, यदि कोई सबसे अच्छा एग्जाम्पल, कोई मान लीजिए महिला ने कोई गलत काम कर दिया, अपराधी कोई काम कर दे, कोई महिला है, उसको पुलिस पकड़ेगी। भाई नॉर्मल सी बात है, जब कोई गलत काम करेगा तो पुलिस पकड़ेगी ही। तो कोई महिला ने गलत काम कर दिया, उसे पुलिस पकड़ के ले गया कोर्ट में, और मालूम चला कि वो जो महिला है वो प्रेग्नेंट है और उसका 9th मंथ जो है स्टार्ट है। अब खुद आपसे सोचिए कि कोई महिला प्रेग्नेंट है और उसका 9th मंथ स्टार्ट है, तो क्या उसको जेल में रखना अच्छा है? नहीं। तो हमारे संविधान के ये रूल है कि उस कंडीशन में जो सजा है उस कुछ देने के लिए स्थगित कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, और बाद में जैसे ही वो स्वस्थ हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, तो फिर से दोबारा जो है कार्रवाई स्टार्ट किया जाएगा। यानी कि कुछ ऐसा कंडीशन आने पे उस सजा को स्थगित कर दिया जाता है। जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति ही है, कोई अपराधी काम कर दिया,
अपराधी काम कर दिया, कोई गलत काम कर दिया, पुलिस गया उसको पकड़ने के लिए या कोर्ट भेजा, जो भी सिस्टम है गया पकड़ने के लिए। तो जो व्यक्ति अपराधी काम किया है वो मान के चलिए कि गया है तो उसको पैरालिसिस मार दिया है और वो बेड पर पड़ा हुआ है और देख रहा है कि उसको पानी चढ़ रहा है, तो अब बताइए कोर्ट वाला जाएगा तो पानी चढ़ते हुए बेड पर से उठा के नहीं ना ले जाएगा जी? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि उसको सजा को रोक दिया जाएगा, और सजा को रोक दिया जाएगा, और जब स्वस्थ होगा ना तो फिर से खींच के लेके जाएगा सब। तो ये सब हमारा संविधान देखिए कितना अच्छा बनाया है, ये सब रूल बनाया गया है किसके लिए? हम ही लोग के लिए बनाया गया है। कितना बेहतरीन ढंग से संविधान को लिखा गया है। देखिए, जब सोचने वाली बात है कि जब पढ़ने का जब इतना व्यवस्था नहीं थी आज के 70-75 साल पहले, उतना उस समय तो इतना बेहतरीन संविधान को लिखा गया है। और हमको ये नहीं समझ में आता है कि आजकल के नेता इतना बकलोल कैसे होता है, वो लोगों को कुछ समझ ही में नहीं आता है। यदि उसको पूछ दीजिएगा ना कि न्याय कितना प्रकार का होता है, वो नहीं बता पाएगा। पहले के जो पढ़े लिखे लोग होते हैं और वो लोग क्रांतिकारी होते थे, पहले लोग देश के लिए यार जान देते थे लोग, जितना भी क्रांतिकारी थे, खुदीराम बोस के बात की, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, वो देश के लिए फांसी पर झूल गए। वो होता है देश सेवा नेता को। और आज के नेता के बोलिएगा ना कि 1 यूनिट ब्लड चाहिए, वो नहीं देगा, पक्का नहीं देगा। किसी नेता से पूछिए 1 यूनिट ब्लड चाहिए, नहीं देगा। अब पहले तक क्रांतिकारी करते फांसी तक भी लटक गए। चलिए छोड़िए राजनीतिक मुद्दा है, चलिए हम लोग अपना टॉपिक पर चलते हैं। तो ये क्या हो गया? परिणाम यानी सजा को स्थगित करना, ऐसा सिचुएशन आने पर। नेक्स्ट हम लोग बात करें क्षमादान, यानी कि क्षमादान यानी फांसी के सिस्टम, फांसी किसी को सजा देना है या मृत्युदंड की सजा देना है, गवर्नमेंट ऑर्डर निकल गया तो ये राष्ट्रपति का अधिकार दिया गया है कि ये जो इनका शक्ति मिला है क्षमादान, इसका प्रयोग करके उसको क्षमा को माफ कर सकते हैं। यानी मृत्युदंड है उसको माफ करना, मृत्युदंड माफ करना यानी क्षमादान क्या है कि राष्ट्रपति जो है मृत्युदंड को माफ कर देते हैं। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि ये सिचुएशन बहुत कम आता है, क्योंकि सोचिए कि यदि भारत सरकार, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी को दे दिया कि फांसी की सजा, तो सुप्रीम कोर्ट वाला भी पागल नहीं है। जब सब वही देश को चलाता है, बताइए वो जब फांसी की सजा सुना दिया तो अपना मर्जी से नहीं ना सुनाया होगा, वो गवाह सबूत के साथ सुनाया होगा। ठीक है, तो बहुत कम ऐसा देखा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे दिया फांसी का तो फांसी नहीं होती है, ऐसा नहीं होता है। बट राष्ट्रपति के पावर दिया है, उसको रोक सकते हैं। यदि उनको लगा कि नहीं इसको एक बार माफ किया जाए तो उसको माफ कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या बात करें तो निर्भया जो कांड हुआ था ना, जिसमें 4 लोगों को फांसी हुआ था, उसका प्रस्ताव भी राष्ट्रपति के पास गया था और वो लोग बोला था कि ये क्षमादान के शक्ति के प्रयोग करके मेरे को क्षमा जो है सजा माफ कर दीजिए, लेकिन राष्ट्रपति ने उसको नामंजूरी कर दी। बोले कि नहीं भाई, वो जो रेप कांड है, निर्भया कांड, उसमें मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ, और उसको खारिज कर दिया और अंत में लोगों को फांसी हो गया। तो आप यदि आप अच्छा काम करते हैं, अच्छा काम में तो कोई जाएगा नहीं, छोटा मोटा ऐसा गलती करते हैं तो वहां तक जाते हैं तो राष्ट्रपति का अधिकार है कि आपका मृत्युदंड से माफी दिला सकते हैं। यानी संविधान में प्रावधान है, एक आपके पास ऑप्शन है। तो मेरे को लगता होगा न्यायिक शक्ति जो राष्ट्रपति के पास, सभी लोग को समझ में आया होगा, क्लियर, किसी कोई डाउट नहीं होगा। लघुकरण यानी सजा कम करना, प्रवृत्ति बदल कर, यानी 5 साल से घटा के 10 साल डायरेक्ट कर देगा। परिहार यानी सजा कम करना, प्रवृत्ति बदल कर, ये बिना प्रवृत्ति बदले हो गया। ये परिहार मतलब सजा कम करना, प्रवृत्ति बदल कर, यानी कि आपका जो भी 5 साल जो है आपका सजा दिया गया है, उसमें जो भी कठोर काम साथ में करना है, उससे ज्यादा आपको जुर्माना लगा दिया जाएगा। ठीक, इसके बाद परिणाम समाज में सजा को स्थगित करना, यानी कोई भी गर्भवती महिला है या कोई अपराधी अपराध कर दिया और वो स्वस्थ नहीं है, उस कंडीशन में सजा को उस समय जो है स्थगित कर दिया जाएगा। क्षमादान यानी मृत्युदंड माफ कर सकते हैं ऐसा सिचुएशन आने पे। यहां तक तो सभी को समझ में आया और क्लियर होगा मैटर। चलते हैं आगे, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, जानते हैं ये रिजल्ट लाना कोई बड़ी बात नहीं है। रिजल्ट लाने का सिर्फ एक ही तरीका है, सिर्फ मेरा एक फंड अपनाइए ना, रिजल्ट क्यों नहीं होगा? रिजल्ट बिल्कुल होगा। यदि आप रिजल्ट लाना चाहते हैं तो इस दुनिया में एक ही तरीका है रिजल्ट लाने का, वो है मेहनत। यदि आप मेहनत करते हैं ना, रिजल्ट बिल्कुल आएगा। अब बताइए, आप पढ़ाई करते हैं, आप रोज 5 घंटा पढ़ते हैं और कोई विद्यार्थी 15 घंटा पढ़ता है, तो किसका रिजल्ट होगा? भाई ये कंफर्म है कि 15 घंटा मेहनत कर रहा है उसका होगा। तो पहले वाला आप कंपटीशन नहीं रह गया है, अब क्या है, थोड़ा मेहनत कीजिए, और मेहनत लगे रहने से नहीं होगा दोस्त।
अब बहुत ही सब छोड़ छाड़ के सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप जितना भी इसको छोड़ के आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, तब अब जाकर रिजल्ट होगा। और 1 साल यदि आप दे दिए ना, इस जिंदगी का 1 साल पढ़ाई पे सिलेक्शन कंफर्म है। चलिए चलते हैं अगला टॉपिक के बाद। देखिए यहाँ तक तो हम लोग समझ लें न्यायिक शक्ति राष्ट्रपति का। इसके बाद सबसे एक और इंपॉर्टेंट रहता है सैन्य शक्ति। एक और इंपॉर्टेंट क्या है? सैन्य शक्ति। क्या आता है? सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति। अभी सैन्य शक्ति क्या होता है भाई? तो देखिए सैन्य शक्ति का मतलब क्या होता है कि सेना के संबंधी जितने भी कार्य होता है, सेना के संबंधी जितने कार्य होता है, यानी कि जितना भी हमारे सेना है अभी भारत में, तीनों सेनाओं की बात करें, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, तो तीनों को ये प्रमुख होते हैं, हेड होते हैं, सेनापति होते हैं, सब एक ही बात है। तीनों सेनाओं का हेड कौन होते हैं? राष्ट्रपति। तीनों सेना का प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति। यानी प्रमुख को हो, हेड को हो, सेनापति, सब होते हैं राष्ट्रपति। तो यदि हम लोग समझाने के लिए बात करें तो देखिए ये हो गया आर्मी, आर्मी, ये हो गया एयरफोर्स, एयरफोर्स, ये हो गया नेवी, नेवी, ये हो गया एयरफोर्स, आर्मी और नेवी। तीनों के जो हेड होते हैं वो भारत सबसे ऊपर जो हेड बैठे हैं वो होते हैं राष्ट्रपति। यानी कि तीनों यदि किसी के साथ युद्ध हो रही है, किसी देश के साथ युद्ध का घोषणा का काम कौन करेंगे? राष्ट्रपति ही करेंगे। यानी जो भी तीनों सेनाओं का आदेश जो काम हो गए जो राष्ट्रपति होते हैं, ये क्या सबसे सर्वोच्च पद है। यदि इसके जस्ट आगे पीढ़ी की बात है तो डायरेक्ट राष्ट्रपति के पास नहीं जाएगा, ये तीनों सेनाओं के ऊपर एक और व्यक्ति बैठे हैं जिसको बोलते हैं सीडीएस, यानी चीफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, इसके पहले ये होते हैं, इसके पहले भी एक और बैठे हैं स्टाफ, सिस्टम बना है। इसके ऊपर भी जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय का, रक्षा मंत्रालय। ठीक है, और इसके ऊपर जो बैठे वो है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। और यह भी बताया गया है कि कोई भी तीनों सेना है, एक सेना दूसरी सेना को आदेश नहीं देगा। यानी कि मान के चलिए कि चाइना से हमारा युद्ध हो रहा है, चाइना से आर्मी युद्ध लड़ रही है गलवान घाटी में। अब मान के चलिए कि वहां पर लगता है आर्मी को कि घिरने वाला है, चारों तरफ से घिर गया है, तो आर्मी घिर गया है तो आर्मी एयरफोर्स को ऑर्डर नहीं देगा कि हाँ हम घिर गए हैं तो आप हवाई जहाज से हमला करो, नहीं। ये बताएगा कि इसको सीडीएस को, और सीडीएस बताएगा इसको एयरफोर्स को। लेकिन सीडीएस अपना मर्जी से नहीं बताएगा, सीडीएस के ऊपर भी एक रक्षा मंत्रालय है और रक्षा मंत्रालय के ऊपर कौन है? राष्ट्रपति। यानी कि लगभग हम लोग ये माने कि जो भी कार्य के संचालन होता है मेन, ये कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। यानी तीनों सेनाओं का प्रमुख कहे तो राष्ट्रपति, या तो प्रमुख कहे, या तो हेड कहे, या तो कहे सेनापति, कौन होते हैं? राष्ट्रपति। तो सैन्य शक्ति मतलब का ये तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के नीचे रक्षा मंत्रालय सीडीएस, उसके अकॉर्डिंग पूरा सेनाओं में काम होता है। ये तो आप लोगों को समझ में आया होगा क्लियर। एक बात और है, देखिए यदि भारतीय सेना को किसी अन्य देश में भेजना है किसी कारणवश, यानी भारतीय जो सेना है किसी अन्य देश में भेजना है, वो कौन काम का भेजने का काम कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। यानी किसी देश में सेना जा रहा है, उस पर जितना भी डॉक्यूमेंट होता है, मूवमेंट ऑर्डर, यानी बहुत सारा कुछ ये फौज का रूल है, उस पर सिग्नेचर कौन करेंगे? राष्ट्रपति का ही सिग्नेचर करेंगे। ये क्या होता है देखिए, यानी कि हमारी सेना को किसी अन्य देश में भेजना हो तो किसका हस्ताक्षर जरूरी है? राष्ट्रपति का हस्ताक्षर बहुत जरूरी है। क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि यदि हमारे भारतीय सेना को किसी अन्य देश में भेजना हो तो किसके द्वारा घोषणा की जाएगी, पारित किया जाएगा। यानी कि क्या है कि भारतीय सेना को किसी अन्य देश में भेजना हो का अधिकार भारतीय सेना को अन्य देश में भेजने का अधिकार ये किसको है? ये है हमारे देश के राष्ट्रपति को।
कोई भी व्यक्ति है यदि अदर देश में गया तो वहां चेक करता है। देखिए क्या होता है ना, आपको समझा रहे हैं कि इस अपना मैंने किसी दूसरे देश में जाते हैं तो पहले पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगा, और किसी दूसरे देश में जाते हैं ना एंट्री करेंगे तो वहां वीजा मांगेगा। यानी इसका जितने भी कार्य होगा पासपोर्ट पर भी देखिएगा, वहां पर लिखा होगा भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और वहां पर राष्ट्रपति का भी वहां पर मेन योगदान होता है। यानी कि भारतीय सेना को अन्य देश में भेजने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति के पास दिया गया है, किसी अन्य देश में भेजना हो तो। ठीक, यदि नेक्स्ट हम लोग बात करें इसका, तो देखिए यदि हमारे किसी सिचुएशन में युद्ध का माहौल बना हुआ है तो युद्ध या किसी अन्य देश से युद्ध खत्म होने वाला है या समाप्ति होने वाला है, इसके अकॉर्डिंग जितना भी बात करना है, जो संधि होगी, संधि, युद्ध या संधि करने का अधिकार, ये घोषणा करने का अधिकार किसकी है? तो ये राष्ट्रपति के पास दिया गया है। देखिए वास्तविक तो ये है कि पीएम द्वारा संचालन किया जाता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन जब तक राष्ट्रपति इस पर सिग्नेचर नहीं करेंगे वो मान्य नहीं होगा। यानी कि राष्ट्रपति का अधिकार है क्या? युद्ध संबंधी निर्णय लेने का, घोषणा करने का, स्थगित करने का, ये सब किसके पास है? राष्ट्रपति का अधिकार है। ये किसके अकॉर्डिंग आता है? ये हमारा सैन्य शक्ति के अकॉर्डिंग। तो सैन्य शक्ति में तो इतना सभी लोग दोस्तों समझ में आया होगा। एक सबसे इसके बाद इंपॉर्टेंट जो आता है मैं बता रहा हूं, आपातकाल। और आपातकाल को अच्छा से समझिएगा, क्योंकि आपातकाल से ही जो राष्ट्र जो शक्ति आपातकाल से ही क्वेश्चन फंसता है। और क्वेश्चन कैसे फंसेगा मैं समझा रहा हूं, देखिए। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो एक आता है आपातकालीन शक्ति। राष्ट्रपति के पास कौन है? आपातकालीन शक्ति, आपातकालीन शक्ति। अब आपातकालीन शक्ति से देखिए जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, जितना भी राष्ट्रपति में शक्ति पढ़ाया, ज्यादा आपातकाल से ही क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। अब कैसे क्वेश्चन फंसेगा देखिए मैं बता रहा हूं। आपातकाल जो होता है ना, इसमें 3 कंडीशन होते हैं। कितना? 3 कंडीशन। देखिए कौन कौन होता है। तो आपातकाल होता है, तो सबसे पहले हम बात करें आपातकाल। तो आपातकाल जो है हमारे संविधान के भाग 18 में वर्णन किया गया है। भाग 18 में वर्णन किया गया है। यदि हम भाग की बात करें तो भाग 18, यदि अनुच्छेद की बात करें, यदि भाग 18 यदि अनुच्छेद की बात करें तो ये अनुच्छेद जो है ये 352 से 360, 352 से 360 बीच में इसका वर्णन है हमारा संविधान में आपातकाल की स्थिति में। अब देखिए इसमें क्या होता है कि सबसे पहला जो है अनुच्छेद आता है 352। सबसे जो पहला आपात है वो आता है कौन सा आपात? राष्ट्रीय आपात। वो अनुच्छेद का हम लोग बात करें, अनुच्छेद 352। 352 में क्या वर्णन किया गया है? राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात। देखिए राष्ट्रीय आपात क्या होता है? तो राष्ट्रीय आपात 3 कारणों से लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपात कितने कारण से? 3 कारण से लगाया जाता है। और कहां लगता है? ये पूरे भारत में या भारत के कुछ अन्य क्षेत्रों में लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपात कितने प्रकार से लगाया जाएगा? 3 प्रकार से। कहां? पूरी भारत में। और तीनों प्रकार कौन है? तो देखिए पहली हम बात करें तो कोई बाहरी आक्रमण हो जाए तो, बाहरी आक्रमण, ठीक, यानी हमारा देश पर कोई बाहरी आक्रमण कर रहा है कोई देश, उस समय आपातकाल लगाया जा सकता है। दूसरी हम लोग बात करें युद्ध की स्थिति में, यदि किसी देश के साथ युद्ध चल रहा है, युद्ध की स्थिति, युद्ध की स्थिति में, ठीक। यदि हम तीसरी हम लोग पॉइंट की बात करें, पहला का बाहरी आक्रमण, यदि कोई बाहरी देश हमारे देश पर आक्रमण करता है उसमें आपात राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। दूसरी बात करें यदि किसी देश के द्वारा युद्ध का माहौल बना हुआ है, स्टार्टिंग हुआ है, उस समय आपातकाल लगाया जा सकता है। और तीसरी बात करें तो आंतरिक अशांति, क्या आता है? आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति देखिए समझा रहा हूं। बाहरी आक्रमण यानी कोई बाहरी देश हमारे देश पर आक्रमण कर दिया तो उस समय राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा। युद्ध की स्थिति यानी
हमारे देश किसी देश साथ और युद्ध की स्थिति आ गया है, वो तो बाहरी आक्रमण अचानक होगा ना, तो उसका मतलब ही आएगा। या किसी कारणवश संधि हो रही है, भारत पाकिस्तान किसी कारणवश युद्ध हो गया, चीन के साथ युद्ध हो गया, कोई ऐसा माहौल आ गया, तो उस समय क्या है, राष्ट्रीय पात लगाया जाएगा। और तीसरी सबसे समझने वाला बात है आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति क्या होता है? तो आंतरिक अशांति यानी हमारे देश में यदि आपस में कोई लोग विद्रोह कर रहे हैं, लड़ रहे हैं पूरे देश में, उस समय भी क्या आपातकाल लगाया जा सकता है। उसको क्या बोलते हैं? आंतरिक अशांति। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। देखिए आंतरिक अशांति आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए क्या होता है इसमें क्या हो गया कि बाहरी जो आक्रमण होता है, किसी अन्य देश द्वारा बाहरी आक्रमण किया जाएगा। क्लियर आप लोगों को? दूसरी मुद्दा क्या हो गया कि युद्ध की स्थिति किसी अन्य देश के साथ बना हुआ तो राष्ट्रीय पात लगेगा। और तीसरी जो बात हो गया कि हमारे देश में आंतरिक अशांति यानी लोगों में शांति नहीं है, विद्रोह का माहौल बना हुआ है, उस स्थिति में आपातकाल लगाया जा सकता है। देखिए सबसे अच्छा आपको हम एग्जाम्पल दें, अभी तक हमारे देश में 3 बार ये राष्ट्रीय पात लगा है। देखिए समझा रहे हैं कैसे। हमारे देश में अभी तक कितना? 3 बार राष्ट्रीय आपात का लगा है। राष्ट्रीय आपात हमारे देश में कितना? 3 बार अभी तक राष्ट्रीय आपात का लग चुका है। देखिए समझिए कौन कौन। यदि पहली नंबर पर हम बात करें कब लगा था, तो सबसे पहले 1962 में लगा था, 1962 में, ठीक। यदि दूसरी बार हम बात करें तो 1971 में लगा था, और तीसरी बार बात करें तो 1975 में। यानी हमारे देश में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। कब? पहली 1962 में, दूसरी 1971 में, तीसरी 1975 में। यदि 1962 में हमें बात करें तो भारत प्लस चीन, यानी भारत और चाइना के बीच एक बार युद्ध हुआ था 1962 में, उस पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। दूसरी हम बात करें 1971, ये भारत और पाकिस्तान के साथ एक बार ऐसा युद्ध की स्थिति आया था, उसमें राष्ट्रीय आपातकाल लगा गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है 1975 में, ध्यान दीजिएगा। 1975 में क्या हुआ कि ये इंदिरा गांधी का समय चल रहा था 1975, और इंदिरा गांधी के जो समय चल रहा था 1975 में, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जब हुआ करती थी उस टाइम, तो क्या हुआ कि उनके कुछ खिलाफ में क्या हुआ, कुछ लोगों ने देश में आपस में इनके प्रति विद्रोह करने लगे। क्या 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ बहुत सारा लोगों ने इसे विद्रोह करने लगा इंदिरा गांधी के खिलाफ। तो इंदिरा गांधी ने अपना कुर्सी बचाने के चक्कर में, ये आंतरिक अशांति मतलब कि देश में कोई शांति ना हो, तो इसका प्रयोग करके 1975 में इंदिरा गांधी ने यह राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया अपने कुर्सी बचाने के चक्कर में, क्योंकि उनके प्रति विद्रोह हो रहा था। और ये बोला जाता है कि जब आपातकाल लगा तो हमारे देश के लिए काला दिन साबित हुआ था, और उस टाइम जितने भी विपक्षी नेता थे सबको जेल में डलवा दिया। बहुत तहस नहस हुआ था उस टाइम 1975 में, यानी अपना कुर्सी बचाने के चक्कर में आपातकाल लगा दिया और बहुत सारे लोग को अंदर इसने करवा दिया, ये इसका प्रयोग करके, ठीक है। तो ये उस समय गलत हुआ था, और ये बताया जाता है कि हमारे देश में काला दिन साबित के मुताबिक उस टाइम साबित हुआ था। ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि लोग विद्रोही तो कर रहे थे ना, आपस में मर नहीं रहे थे, कट नहीं रहे थे। तो क्या हुआ कि इसके बाद इसने प्रयोग करके लगा दिया क्या, राष्ट्रीय आपातकाल। तो 78 के बाद एक आया था, आप लोग याद किए होंगे, हुआ था 1978 में एक संविधान हुआ था, 44वां संविधान संशोधन, ठीक। और उसमें क्या हुआ था कि आंतरिक अशांति है, इसको यहां से हटा दिया गया। क्या हुआ, यहां से इसको हटा दिया गया। क्या क्यों हटाया गया भाई? तो इसलिए हटाया गया, बोला है कि नहीं इसका गलत मिसयूज हो रहा है, तो इसको यहाँ पर हटा करके और यहाँ क्या कर दिया, सशस्त्र विद्रोह, यानी कहा इसको अभी हमारे संविधान में इसको नहीं, इसको हटा दिया गया। इसके हटा कर क्या लाया गया,
सशस्त्र विद्रोह, यानी कि संविधान करने का मतलब ये है कि यदि आपके खिलाफ कोई विद्रोह कर रहे हैं तो उसका भाई अधिकार है, आप उस पर आपातकाल नहीं लगा सकते हैं जब तक सशस्त्र विद्रोह यानी हथियार के साथ आदमी जब लड़ाई करते हैं, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, उस स्थिति में आप आपातकाल लगा सकते हैं। लेकिन आपके खिलाफ यदि कोई विद्रोह कर रहा है तो आप आपातकाल नहीं लगा सकते हैं। तो इसको 1975 में जो था ये आंतरिक अशांति को मिसयूज किया गया इंदिरा गांधी के द्वारा, तो इसको क्या हुआ संशोधन करके सशस्त्र विद्रोह में बदला गया। इसके बाद अभी तक इसको यूज नहीं किया गया है। समझ में आया क्या हुआ आपातकाल? आपातकाल 3 प्रकार का होता है। कौन? बाहरी आक्रमण, युद्ध की स्थिति और आंतरिक आपात। बाहरी आक्रमण मतलब कोई देश आक्रमण कर रहा है, युद्ध की स्थिति माने किसी देश के साथ युद्ध का माहौल बना हुआ है, आंतरिक अशांति माने देश ये तो खत्म कर दिया गया, इसकी जगह पर आ गया सशस्त्र विद्रोह, यानी कोई हथियार के साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उस कंडीशन में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। देखिए कितना संविधान वाला कितना सोच करके रूल बनाया है। यहाँ तक तो सभी लोगों को समझ में आया होगा। एक बात और है, एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, ये जो है ना 352 अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल, ये बोलता है किस देश के संविधान से लिया गया है? ये जो है ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रीय आपात ये जो है कहा जर्मनी के, इसको आप लोग नोट कीजिएगा। राष्ट्रीय आपातकाल कहां से लिया गया है? जर्मनी के देश के संविधान से इसको लिया गया है। ये आप लोगों को समझ में आया होगा क्लियर? नोट कीजिएगा। मैं देखिए आगे चलता हूं। राष्ट्रीय आपातकाल के बाद हम लोग बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल के बाद एक और आता है क्या? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल, ये 356 अनुच्छेद आता है। एक अनुच्छेद आता है 356। तो 56 क्या है? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल, राज्य आपातकाल ये क्या होता है भाई? ये जो है ये राज्य के लिए प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल किसके लिए प्रयोग किया जाता है? यह राज्य के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें यह बताया गया है कि राज्य संविधान के अनुसार यदि कार्य नहीं करता है, इसका मतलब ये हो गया कि यदि चुनाव होता है, यदि चुनाव में कोई प्रत्याशी को 50% प्लस 1 बहुमत नहीं आता है, यदि वहां सरकार नहीं बनती है, उस टाइम क्या होता है? राष्ट्रपति शासन लग जाता है। तो क्या बोलता है? अनुच्छेद 355 में कहा गया है, अनुच्छेद 355 में कहा गया है कि यदि सरकार अपना बहुमत में ना हो, या सरकार अपना बहुमत में ना हो, सरकार का बहुमत में न हो, यानी 50% प्लस 1, यदि इतना वोट बहुमत नहीं लाता है तो उस पर क्या होता है? उसको खारिज कर दिया जाएगा और वहां राष्ट्रपति शासन लग सकता है। यदि आप जैसे भी या तो गठबंधन करके लाए, इसको समझाएंगे डिटेल में आपको, या तो गठबंधन करके लेके आ जाए या किसी अन्य तरीके से, बट आपको इतना लाना पड़ेगा। ठीक। दूसरी बात यह आता है कि राज्य सरकार यदि केंद्र सरकार का निर्देशों का पालन नहीं करता है तो उस स्थिति में क्या? राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 355 हो गया। एक 365 आता है, 365 अनुच्छेद आता है। इसमें यह बताया गया है कि यदि राज्य सरकार का केंद्र के नियमों का पालन नहीं करता है, केंद्र के नियम का पालन नहीं करता है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। अब ये क्यों भाई? ये क्या होता है कि राज्य सरकार केंद्र के नियम का पालन कैसे नहीं करेगा? मैं एग्जांपल देकर समझा रहा हूं। देखिए 8 नवंबर को जब नोटबंदी लगा था, ये केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया था। नोटबंदी पूरे भारत में लगा हुआ था। केंद्र सरकार द्वारा नोटबंदी लगाया गया पूरा भारत में। और कोई राज्य यदि बोल दे कि इसको हम नहीं मानेंगे, हमारे देश में वही चलेगा, हमारे राज्य में अभी हम इसको नोट बंद नहीं करेंगे, 2 महीने के बाद बंद करेंगे। अब मान लीजिए 8 नवंबर से लगा दिया केंद्र सरकार के 8 की आपको नोटबंदी करना है, और किस राज्य का, मान लीजिए बिहार का क्या है, सीएम नीतीश कुमार बोलेंगे नहीं अभी हम 1 महीने के बाद लगाएंगे, अभी 2 महीने के बाद लगाएंगे, चाहे नहीं लगाएंगे, कुछ ऐसा निर्देश आता है तो क्या केंद्र सरकार तो बोल दिया कि पूरे देश में नोटबंदी होना चाहिए और आप उस रूल को फॉलो नहीं करते हैं,
तो उस स्थिति में नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आपको उस राज्य में आपको सीएम सब पद हटा दिया जाएगा और उस राज्य में आपातकाल लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है कि लोग केंद्र के नियम का पालन नहीं करेंगे। सबसे नेता को क्या होता है, सबसे प्यारा तो कुर्सी है, कुर्सी नहीं जाना चाहिए, कुछ भी हो जाए कुर्सी नहीं जाना चाहिए। तो इस कंडीशन में भी आपातकाल लगाया जा सकता है, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। राष्ट्रपति शासन राज्य आपातकाल क्या होता है, यदि सरकार अपना बहुमत में न हो तो क्या आपातकाल लग जाएगा, या राज्य सरकार केंद्र सरकार के नियमों का पालन न करे तो राज्य क्या होगा, आपातकाल लग जाएगा। देखिए एक बात समझा रहे हैं, हम लोग आपातकाल चल रहा है, आपातकाल ये क्या है? आपातकाल देखिए, आप लोग बहुत लोग कंफ्यूज होंगे। आपातकाल का मतलब ये होता है कि आपातकाल का छोटा रूप होता है धारा 144। क्या? धारा 144, यानी धारा 144 लग जाएगा। अब धारा 144 क्या है, तो धारा 144 लग गया है, यानी कि मतलब का कि वहां 4 आदमी से ज्यादा एकत्रित नहीं हो सकते हैं, कोई सम्मेलन नहीं कर सकते हैं, भाषण नहीं दे सकते हैं, वहां के इंटरनेट के कनेक्शन को खत्म कर दिया जाता है, ऐसा कंडीशन आता है। आप बहुत सारा क्षेत्र है उधर आपको जाना माना है, यानी उस क्या बोलते हैं, आपातकाल बोलते हैं, यानी धारा 144 लग जाएगा, उस स्थिति में आप कहीं नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, राष्ट्र जो आपातकाल के छोटा रूप है धारा 144। 4 से ज्यादा एकत्रित नहीं होंगे, ना भाषण देंगे, ना सम्मेलन करेंगे, इंटरनेट कनेक्शन को खत्म कर दिया जाएगा, बहुत रिस्ट्रिक्टेड क्षेत्र इसमें जाना माना है, उसको क्या बोलते हैं, धारा 144। ये क्या होता है, आपातकाल के अकॉर्डिंग आता है। यहाँ तो सभी लोगों को समझ में आया होगा। और ये भी जो है ना, ये भी हमारे जर्मनी के देश से ही लिया गया है। जर्मनी, ये राष्ट्रपति शासन ये क्या जर्मनी देश से ही लिया गया है। आपको इसको लोग इसको नोट कीजिएगा। दोस्तों रिजल्ट लाना कोई बड़ी बात नहीं है, मन से पढ़ो ना यार, 1 साल पढ़ो, अपने जिंदगी के लिए 1 साल दे दो पढ़ाई पे, रिजल्ट क्यों नहीं आएगा। सबसे पहली बात है कि मेहनत करना सीखिए। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देते हैं हम, तो आप सीखना है तो क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का आपको नाम सुने, उनसे सीखिए। यदि जिंदगी में कुछ करना है तो सचिन तेंदुलकर एक ऐसा खिलाड़ी थे जो कि मैच हो या ना हो उनके लिए हमेशा का दिन समान होता था। यदि मैच नहीं रहता था ना, उसके बावजूद भी नेट पर प्रैक्टिस करते थे। और अदर खिलाड़ी क्या करते थे, जब मैच आने वाला होता था तब प्रैक्टिस करते थे। और सचिन तेंदुलकर जी क्या करते थे, तो हमेशा प्रैक्टिस करते थे, यानी कंटिन्यू मेहनत करते थे, तब जाकर उन्होंने हर मैच में परफॉर्मेंस दिखाते थे। और आज सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। क्यों? उतना उसने मेहनत किया है। इससे हम पढ़ाई को फॉलो करें तो बच्चे भी यही करते हैं। जब एग्जाम का टाइम आएगा ना तो खूब पढ़ेंगे। दोस्तों ऐसे रिजल्ट नहीं होगा, आपको सचिन तेंदुलकर से सीखिए। आपको कंटिन्यू, एग्जाम हो ना हो कोई मतलब नहीं, कंटिन्यू पढ़िए। और कंटिन्यू पढ़िएगा ना तब जाकर आपका रिजल्ट होगा। चलिए अपना आगे टॉपिक पर चलते हैं। तीसरी प्रकार का आपातकाल की बात करें तो आता है वित्तीय आपात। कहा था वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल ये क्या होता है भाई? वित्तीय आपात, यदि हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 360 के तहत इसको किया गया है। अनुच्छेद 360 के चर्चा में है वित्तीय आपात। वित्तीय आपातकाल में क्या होता है, देखिए वित्तीय आपातकाल में होता है कि किसी कारणवश हमारे देश में मनी का प्रॉब्लम हो जाए, पैसा। यदि हमारे देश में किसी कारणवश पैसा की कमी हो जाए, पैसा कमी भाई हाँ होता है, सब बताते हैं कैसे। यदि पैसा कमी आ जाए तो उस स्थिति में राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि अभी तक हमारे देश में ऐसा सिचुएशन नहीं आया है कि वित्तीय आपातकाल लगाया जा सका। राष्ट्रपति शासन हमेशा लगते रहता है, लगा है, इस बार राष्ट्रीय आपातकाल भी लगा है, राष्ट्रपति भी शासन लगा, लेकिन वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा है। ये क्या होता है, तो राष्ट्रपति द्वारा क्या ये वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। कैसे लगाते हैं, तो इसका जो लागू करने की जिम्मेदारी किसका है? लागू कौन करेंगे, तो लागू करेंगे ये राष्ट्रपति। वित्तीय आपातकाल कौन लागू करेंगे? राष्ट्रपति। इसके बाद हम लोग करें कि इसका जो सलाह कौन देगा कि हमारे देश में पैसों कमी होगा, ये होगा मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल के सलाह पर राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लगाते हैं। यदि अनुमोदन की हम लोग बात करें तो अनुमोदन कौन करेगा?
अनुमोदन का हम लोग बात करें तो ये करेगा संसद। संसद यानी इसका अनुमोदन कौन करेगा? संसद करेगा। संसद मतलब क्या? लोकसभा, राज्यसभा इसका अनुमोदन करेगा। ऐसे टाइमिंग कितना होता है? या टाइमिंग की हम लोग बात करें तो 60 डेज। 60 डेज के बाद मतलब अंदर आपको ऐसा सिचुएशन आता है, आपको ये वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है? देखिए, वित्तीय आपातकाल के बाद पैसा का प्रॉब्लम हो गया। एक बार ऐसा हम लोगों को सिचुएशन आया था। कौन सिचुएशन आया था कि 1991 की बात है। कब? 1991। 1991 की बात है कि हमारे देश के पास मात्र 15 दिन, 15 डे, यानी हमारे देश को चलाने के लिए मात्र हम लोग 15 दिन के पैसा था। 1991 की बात है। उस टाइम वित्त मंत्री रहा करते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। उस टाइम डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और उसने इसको संभाला, लगने तो नहीं दिया, वित्तीय पार का लगने नहीं दिया, और उसने ऐसा ऐसा कार्य किए कि अपने देश को लास्ट में जाकर के अर्थव्यवस्था के तीसरी नंबर पर पहुंचा दिया। सोचिए, जहां 15 दिन का पैसा था, तीसरा नंबर पर पहुंचा दिया देश को। ये कौन थे? मनमोहन सिंह। देखिए, कहने का मतलब ये है कि जो लोग जिस पद के लायक हो ना, उसी को उस पद दिया जाए। मनमोहन सिंह एक अर्थशास्त्री थे, और अर्थशास्त्री थे यानी उन्हें इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन किया था, और पढ़ा लिखा बहुत ही टैलेंट मनमोहन सिंह थे। तब जाके वित्त जो मंत्री का जो कारोबार दिया गया था, और उन्होंने अर्थव्यवस्था के बारे में जानते थे, और तब जाकर देश के आगे बढ़ाए। आज की बात करें तो किसी भी नेता कोई पद दे देता है। अभी निर्मला सीतारमण जो है ना, उनको यदि बोल दिए जीडीपी निकालने की, बोलिए ना, जीडीपी नहीं निकल पाएगा, हमको जहां तक लगता है। तो आजकल क्या है कि जिसका लाइजन है ना, मंत्री बन जाओ, ये पद दे दो, वो पद दे दो, ऐसे देश नहीं चलता है भाई। सोचिए एक बार, मंत्री लोग भी, कि जिसका जो लोग भी है उसी अनुसार ही पद देना चाहिए। बट मेरे को पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता दिया। तो ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। और जहां तक ये वित्तीय आपात की बात करें तो ये यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वो दोनों क्या था? राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन जर्मनी से, और ये वित्तीय आपात बोले तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक, यहाँ तक सबको कम भी लोग को समझ में आया होगा, जहां तक उम्मीद है। देखिए, चलिए हम लोग एक बात और आता है कि राष्ट्रपति का जो शक्ति है, एक अनुच्छेद आता है 85, और 85 के अनुसार जो है लोकसभा को भंग कर सकते हैं राष्ट्रपति, उनको एक और अधिकार दिया गया है। तो ठीक है, यहाँ तक वित्तीय आपात का हम लोग पढ़ लिए, क्या होता है राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, सभी लोग को समझ में आया होगा। और राष्ट्रपति की यहाँ तक शक्तियां हैं हम लोग कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग करेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, पूरा हमको लगा है आप लोग समझ में अच्छा तरीके से आया होगा। यदि कोई कंफ्यूजन इस टॉपिक से हो तो कमेंट कीजिएगा, जवाब दिया जाएगा। और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। यदि आप लोग को ये अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और लाइक कमेंट कीजिए। जो टॉपिक है कमजोर है आपको, उसको कमेंट कीजिए, कौन सा टॉपिक कमजोर है, उस टॉपिक को लेकर आएंगे और इजी से इजी भाषा में समझाएंगे। तब तक हम लोगों का जो पॉलिटिकल जो क्लास है कंटिन्यू चलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।